नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विज़न आईएएस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो इसमें ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम पहले टेस्ट के 40 से यानी 41 से 50 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति उस विदेशी राज्य क्षेत्र के भाग को भारतीय नागरिक को होंगे। यानी इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया भी अगर कोई विदेशी जो क्षेत्र है वो भारत के अंदर शामिल हो जाता है तो उनको जो वहाँ के जो लोग हैं उनको नागरिक देने का अधिकार किनको है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा यानी बी कथन कहता है उच्चतम न्यायालय को, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा यानी डी है हमारा संसद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है कि यानी जो संशोधन के माध्यम से किसी विदेशी क्षेत्र को अपने यहाँ मिलाती है तो वह स्वतः क्या होते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करके क्या करती है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अब भारत के नागरिक हैं। तो ऐसा कब हुआ था, जैसा हमने अभी हाल ही के अंदर जैसे बांग्लादेश के अंदर हमने समझौता सीमा समझौता किया था, उसमें कुछ नागरिकों को हमने इस प्रकार से क्या दी थी, नागरिकता दी थी। साथ ही साथ जो पुदुचेरी थी उसका भी हमने उदाहरण ले सकते हैं, तब भी एक नोटिफिकेशन जारी करके वहाँ के जो लोग थे उनको नागरिकता दी गई थी। ठीक है, ऐसे ही गोवा को जब हमने शामिल किया था तो फिर इस प्रकार से लोगों को क्या दी कि नागरिकता दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्पृश्य अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन यानी कौन कौन सा यह कथन सही है। पहला कथन कहता है यह अस्पृश्यता को किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। दूसरा कथन कहता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। तीसरा कथन कहता है यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। चौथा कथन कहता है यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। तो इसमें तो इसका पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसके अंदर सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला कथन हम गौर से पढ़ें भी अस्पृश्यता या जो छुआछूत है वो उसका किसी भी रूप में अगर आप आचरण करते हो तो वह उन्मूलन है, चाहे वो बोल के मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो, आपने किसी कार्टून के माध्यम से करें या फिर किसी प्रकार के सोशल मीडिया में हो, तो कोई भी हो उसका आचरण आपके लिए क्या होगा, यानी उन्मूलन होगा या कहीं कहीं दंडनीय होगा। तो इसका पहला कथन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कथन कहता है जो अनुच्छेद यानी जो 17 है उसके अंदर अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत क्या होगी उसको परिभाषित किया गया है। तो ये जो कथन है वो गलत है, यानी ऐसा जो हमारी जो अस्पृश्यता है इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। समय समय पर न्यायालय क्या करती है, कुछ ऐसे निर्णय देती है जिससे इसका विस्तार करती है, ये चीज़ है वो छुआछूत या अस्पृश्यता की क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, अगला कथन कहता है यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी कुछ यानी जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, क्योंकि एक राज्य के साथ साथ जो निजी व्यक्ति है, आप पर्सनली भी किसी व्यक्ति को सहायक यानी आप उनकी जो कह सकते हैं छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते या इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं कर सकते हैं। अगला कहता है इसमें जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा इसे लागू किया गया था। तो ये कथन क्या है, इसका सही है। ठीक है, तो यह जो केवल अस्पृश्यता उपजी जो नियोजिता होती है, जो कहीं के जो इस प्रकार की जो योग्यता होती है उसको इसके द्वारा हमने क्या किया था, ये एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन है केवल और केवल 1 और 2, तो आंसर नंबर है ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है विप्राय सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है, यानी यह किससे संबंधित है। पहला कथन कहता है जो डीएनए में उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनको जीवित कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दूसरा कथन कहता है भी कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे उच्च दबाव स्थिति में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए के चुनने की। तीसरा कथन कहता है डीएनए में उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवांशिक यांत्रिकी में बदला गया हो। तीसरा कथन कहता है जानवरों के संरक्षण और शवों में पाए जाने वाले अवशेष। तो इसका जो सही कथन है वो ए है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था अब की बार यूपीएससी के प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो डार्क जीनोम है जिसके हमें बहुत कम जानकारी होती है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे डार्क नेट है उसी प्रकार से डार्क डीएनए भी है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है भी राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग को के आधे सदस्य एससी या ओबीसी व्यक्ति होंगे। दूसरा कथन क्या कहता है इसका, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से सही कथन पूछा गया। तो
तो इसमें जो सही कथन, दोनों ही कथन क्या है इसके गलत है। इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है इसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है भी इसके अंदर आरक्षण जैसी स्थिति हो, या आधे सदस्य या SC हो या OBC से हो। दूसरा कथन क्या कहता है, जो सदस्यों को जो हटाया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, जबकि जो इनकी जो नियुक्ति है वो जो राज्यपाल है उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और उनको उसी प्रकार से हटाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा जिस प्रकार से UPSC के सदस्य है उसके अध्यक्ष को हटाया जाता है। अगला कथन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से आयोग या समिति भाषा को राज्य के पुनर्गठन के मापदंड के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर होंगे, किस किस समिति या किस किस आयोग ने कहा था। पहला कथन है जो धर आयोग, दूसरा कथन है जो JVP समिति, दूसरे फजल अली आयोग। इसका जो इसमें पूछा गया है हमारा जो सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो केवल और केवल कौन सा है, C। कैसे, जो हमारे जो धर आयोग था और JVC समिति थी, इसने क्या किया था, सिरे से इस बात को इनकार कर दिया था भी जो हमारे जो राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पर हो। जबकि जो फजल अली आयोग था इसने कहा था भी कहीं न कहीं आप राज्य का गठन आप कर सकते हो भाषा के आधार पर, मगर हमें इस बात का ध्यान रखने वाले हैं भी जो एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा राज्य नहीं हो कि वहाँ पर केवल एक ही भाषा बोली जाए। ठीक है, एक विविधता का स्वरूप हमें लेकर चलना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला कथन क्या कहता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार के जो आयोग के जो अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो केवल और केवल इसका कौन सा है, B, क्योंकि इसका जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ जो राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं वो क्या करते हैं, या तो राज्य सूची पर या फिर संवर्धित सूची के विषयों के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघनों की क्या करते हैं, जांच करते हैं। और ऐसे कोई विषय जिसकी जो पहले से जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसकी जांच कर रहा है, तो इस प्रकार की जो जांच है वह कौन नहीं करता है, जो हमारा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उस प्रकार के जो मामलों की जांच नहीं कर सकता है। और उनको हटाने की जो प्रकृति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जबकि नियुक्त कौन करते हैं, जो राज्य लोक सेवा मानवाधिकार आयोग है उनको कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, जबकि हटाते कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों करना आवश्यक है। पहला कहता है विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्ति का एक समूह होना, दूसरा कहता है सामान्य संगठन वाला एक समूह होना, तीसरा कथन कहता है समूह का एक विशिष्ट नाम होना, चौथा कथन कहता है समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना, पांचवा कथन कहता है अलग सिद्धांत का उपदेश लेने वाला एक नेता होना। तो पूछा गया हमसे कौन सा इसका जो सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो कौन सा है, केवल और केवल एक। क्या कहता है, एक तो जिसमें विश्वास और प्रणाली वाले व्यक्ति का यानी उनका क्या होना, आपस में विश्वास होना चाहिए, ऐसा ना उनकी अलग विचारधारा हो। दूसरा कथन जो जैसे सामान्य संगठन वाला भी एक समूह होना चाहिए, जो उनका जो एक प्रकार से कहो भी उसको संगठन हो, कहीं कहीं सामान्य संगठन हो। समूह का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, मगर उसका जो किसी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, धार्मिक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, और उसका कोई ये जरूर नहीं भी एक अलग सोच का एक नेता हो, इस प्रकार की कोई भी बात इसके अंदर नहीं कही गई है। इसमें एक प्रकार की कह सकते हैं भी एक विशिष्ट जो औपचारिक नाम उसका होना चाहिए, बस इस बात ये कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के भाग 4A, कौन सा भाग 4A हमारा जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो मूल कर्तव्य क्या है, भाग है। पहला कथन क्या कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को बढ़ावा देना या उनका विकास करना। दूसरा कथन कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को क्या करना, प्रोत्साहन करना, या जो श्रमिक है उनकी क्या करना, भागीदारी को प्रोत्साहन करना। दूसरे करों की भुगतान करना, और चौथा कहता है मतदान करना। पूछा गया सही कथन, तो सही कथन है इसका B, क्योंकि पहले जो कथन है वही सही है, बाकी ये जो दो कथन है वो इसके अंदर हमारे मूल कर्तव्य के अंदर
नहीं है। जबकि करों का जो भुगतान करने से संबंधित बात थी, जो हमारी जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने इस बात को माना था। ठीक है, उन्होंने कहा था भी, एक सिफारिश दी थी भी, जो कर की अदायगी मूल अधिकार के जो मूल कर्तव्यों के अंदर होनी चाहिए, मगर संसद ने इस बात को नहीं माना और मतदान जैसी ऐसी हमारी मूल हमारे कर्तव्य हो उसके अंदर ऐसी कोई बात शामिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, यानी ये चीज़ है जो भारत के यानी जो मूल संरचना है जिसके हम क्या करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के हम परिभाषित करते हैं उससे संबंधित है। क्या कहता है, एक तो संविधान का जो पंथ निरपेक्ष चरित्र है, दूसरा विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, दूसरा कहते हैं समाजवादी राज्य है, तीसरा कहता है चौथा कहता है तर्क संगतता का सिद्धांत। इसमें देना हमें कौन सा बताना है, इसमें से सही कथन कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वह है इसका डी, यानी इसके अंदर जो हमारे जो समाजवादी राज्य से संबंधित ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है इसके अंदर। इसमें जैसे ये कब ये मूल संरचना दी गई थी, ये दी थी केशवानंद भारती बना जो केरल राज्य था जो 1973 के अंदर आया था। ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ मूल संरचना की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था जैसे संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान का जो पंथ निरपेक्ष प्रकार का चरित्रण है, या फिर जो राज्य व्यवस्था के अंदर जो हमारा संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रवृत्ति है वो, विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो शक्ति है उसके बीच में जो पृथक्करण, राष्ट्र की एकता अखंडता, लोक कल्याण के राज्य, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, कुछ इस प्रकार के क्या हैं जो हमारी कहीं न कहीं जो संविधान है उसके क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से हित समूह और जन आंदोलन दोनों के लिए समान है। पहला कथन कहता है दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना, यानी ये चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, राजनीति को प्रभावित करने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। दूसरा कथन कहता है दोनों ही एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णय औपचारिक और लचीला होता है, यानी जो एक प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं वो औपचारिक या लचीले प्रकार से लिए जाते हैं, ढीले ढाले लिए जाते हैं। तीसरा कथन कहता है दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः फोर्स यानी जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की भागीदारी होती है। तो इसमें पूछा गया सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो केवल और केवल एक है। ठीक है, इसके अंदर ये जरूरी नहीं है भी पूरी जन भागीदारी हो, इसमें कुछ यानी जैसे हम जो आंदोलन से होते हैं उनको भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी के समकक्ष एक नाम है जिसको हम दबाव समूह के नाम से जानते हैं। ये भी क्या काम करते हैं, जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसको क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार तानाशाही न हो जाए इसके लिए क्या करती है वह उन पर प्रेशर बना के रखती है, दबाव समूह का कार्य करती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं जो विरोधी दल है वो भी है, जो मीडिया है वो भी है, कुछ ऐसे जो जैसे आयोग भी बनाए गए हैं जिसमें ये देखा जाता है भी सरकार है वो किसी असंवैधानिक कार्य न करे। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं दबाव समूह का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं जो जागरूक लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं दबाव समूह का कार्य करते हैं। जबकि हित समूह भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के आंदोलन होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसको क्या करते हैं प्रभावित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही इस सीरीज़ के बारे में पूछा गया। तो आज के हमारे जो पूरे क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो जितने 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो हमारे 51 से 60 तक के क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।